हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज का अपना जीएस का लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका मिक्स जीएस चल रही है सीरीज, वो डेली आपका 8:20 तक 8 साढ़े 8 तक लेक्चर आ जाता है। आपका 8 से 8 साढ़े 8 के बीच में लेक्चर आता है सुबह मॉर्निंग में डेली। और उसमें हम लोग करंट अफेयर अलग से डिस्कस कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले करंट अफेयर 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में आपके साइंस और मिक्स जीएस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 30 क्वेश्चन लगभग पे। 2-3 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के पुराने होते हैं उनको छोड़कर। तो चलिए हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जोग जलप्रपात। तो अगर आपने पीछा लेक्चर देखा हो तो जोग जलप्रपात के बारे में आया था, तो आज फिर आ गया है। तो ध्यान रखना, जोग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखो, भारत का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कहाँ बना है तो ध्यान रखना, ये कर्नाटक में है। कहाँ है ये? कर्नाटक। तो कर्नाटक में है जोग जल प्रपात। और किस नदी पर है तो उस नदी का नाम है शरावती नदी। शरावती नदी है, ये आप ध्यान रखना है। शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। और विश्व की बात कर लोगे तो विश्व के लिए आप ध्यान रखना, एंजिल जलप्रपात। एंजिल एंजिल जलप्रपात है, ध्यान रखना है, एंजिल। और अगर आपने पीछे वाला लेक्चर देखा हो तो आप हमें इस लेक्चर में जरूर बताओ एंजिल जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है। चलिए इसको आप कमेंट बॉक्स में रखिए, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। जोग जलप्रपात कर्नाटक, शरावती नदी पर। और कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु। और बेंगलुरु के बारे में हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और बेंगलुरु ने अपने खुद का लोगो लॉन्च किया है अपना, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है। सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो जब रुद्रम का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो ध्यान रखना, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन क्या है? मिसाइल है, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और जिसको बनाया किसने है? जिसको बनाया है डीआरडीओ ने। जिसको डीआरडीओ ने बनाया है, ध्यान रखना है। डीआरडीओ को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली और स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मूल वाक्य है विज्ञानम बलस मूलम विज्ञानम, ऐसे करके एक वाक्य है, ठीक है। इसका तो ध्यान रखना है डीआरडीओ के बारे में। काफी अच्छी संस्था है भारत की। सौर ऊर्जा से संचालित, ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा से संचालित 100%, आधा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से संचालित 100% 100% कौन सा हवाई अड्डा है। यानी कि बताना है कि सौर ऊर्जा से संचालित 100% कौन सा हवाई अड्डा है जिसको एआई ने मान्यता दी है। जो विकास प्राधिकरण, हवाई पत्तनम जो प्राधिकरण है, उसने मान्यता दी है। वैसे तो बात करें तो कोचीन का हवाई अड्डा है जो एआई के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन अगर एआई के अंतर पूछोगे तो उसका नाम हो जाएगा पुडुचेरी। क्या? पुडुचेरी जो है अंतर हवाई अड्डा, ये पूरा अंतरराष्ट्रीय, मतलब पूरा 100% जो है संचालित है जो है सौर से। और भारत का सबसे पहला, कोचीन का, और भारत का नहीं, विश्व का सबसे पहला जो है, अगर पूछा जाए एआई को हटाकर, तो वो आपका कोचीन हवाई अड्डा रहेगा। 100% सौर ऊर्जा संचालित है। और एक भारत का ऐसा मंदिर भी है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, उसको सूर्य मंदिर कहते हैं। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, गंग वंश के ये थे। और ब्लैक पगोड़ा इसको मंदिर को कहते हैं। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित है सूर्यदेव मंदिर, उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखना, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई के चेयरमैन कौन है। तो एसबीआई के चेयरमैन बदल चुके हैं, आपको इनको याद रख लेना है। दिनेश खारा हैं अब। पहले दिनेश कुमार करके थे, अब हैं दिनेश खारा एसबीआई के चेयरमैन। और पूछा जा रहा है बोंगो सागर क्या है। तो ये बोंगो सागर एक युद्ध अभ्यास है, ठीक है। बोंगो सागर क्या है? एक युद्ध अभ्यास है जिसमें बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है बोंगो सागर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, और पीएम हो जाएंगे शेख हसीना, ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
एक क्वेश्चन और है यहीं पर लिखा हुआ है, वो भी बता देते हैं। माई सहेली योजना, तो पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो माई सहेली जो योजना है वो दक्षिण पूर्व रेलवे ने चलाई है, दपुरे जिसको लिखे होते हैं कई बार दपुरे। तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने चलाई है। हेडक्वार्टर दक्षिण पूर्व रेलवे का क्या है? हेडक्वार्टर दक्षिण पूर्व रेलवे का है कोलकाता। इसका हेडक्वार्टर क्या है भाई? कोलकाता है दक्षिण पूर्व रेलवे वाले का। और कोलकाता जो है ये 17वां जोन है। मेट्रो जोन जो है, मेट्रो जो ट्रेन है वो 17वां जोन है। और इस समय टोटल भारत में कितने जोन है? 18 जोन है, ध्यान रखना। और नवीनतम 18 जोन है और वो है आपका, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। ठीक है, ध्यान रखना, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है, नवीनतम हेडक्वार्टर है, नवीनतम है। आपके टोटल कितने जोन है? 18 जोन है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये थे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं फटाफट 5-6 मिनट में, जो जो महत्वपूर्ण बातें थी। और आप भी जो 1-2 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। अगर जो अच्छा क्वेश्चन है आपको लगता है जो एग्जाम में ये आएगा, अगर आप पढ़ते हो तो आप उसको लिख दिया करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में 1-2 लिखने से तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब साइंस डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्या मतलब 1451 से डिस्कस करेंगे। और हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वो 1100 से स्टार्ट किए थे। और इसमें काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको जरूर जाके हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख लें, जिससे कि आने वाले ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आपका जरूर यहाँ से जो है कुछ तो हेल्प जरूर आपको मिलेगी, उम्मीद करते हैं। और आपके जो करंट अफेयर भी है यहाँ से जरूर आपको मिलेगा। अगर आपको 20 नंबर क्या आ रहा है तो उम्मीद करते हैं 10 नंबर आपके यहीं से फंस जाए। ठीक है, और 20 क्या मतलब, ये तो करंट अफेयर साइंस से मिक्स चल रहा है, काफ़ी जो है बेनिफिट रहेगा, क्योंकि 20 का करंट अफेयर है, 25 का साइंस है, तो इसमें काफ़ी वेटेज रहने वाला है। तो ये ध्यान रखना, इस जो है एरिया को आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 1491 से 1490 तक क्वेश्चन हो चुका था। घाघरा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो आप सभी लोग जानते हो घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। और बाबर आते आते सबसे पहले बाबर ने जो है युद्ध लड़ा था 1419 में। कब लड़ा था बाबर ने? 1419 में। कुछ बच्चे सोचते हैं 1526 में बाबर आया और युद्ध लड़ा, नहीं, 1419 में युद्ध लड़ा था बाबर ने और इब्राहिम लोदी के शासनकाल में। और 5वीं बार था जब उसने 1526 ईस्वी में चढ़ाई की थी, 5वीं बार था ये। ठीक है, इससे पहले 4 हो चुका था, ये 5वां था। ठीक है, तो 1526 में किया था। लेकिन घाघरा का युद्ध पूछ रहे हैं तो आप एक तरीका याद रख सकते हो कि बाबर आया, खाना खाया और घर चल दिया। तो बाबर आया, खाना खाया, पहले तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, पानी से पानीपत, खाना से खानवा, और घा से घर, घर चल दिया, और फिर चंदेरी चल दिया, मतलब चंदेरी। तो चंदेरी से पहले घाघरा का होता, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1529, क्योंकि लास्ट उसने लड़ा था 1530 में और वो चंदेरी का था मेदिनी राय के विरुद्ध में, और ये था 1529 में। तो 1529 में घाघरा का युद्ध इसने लड़ा था। ठीक है, घाघरा का युद्ध जो है महमूद लोदी के बीच में हुआ था, इसके बाबर के और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। अब ये महमूद लोदी कौन है? ये इब्राहिम लोदी का भाई था। और इब्राहिम लोदी के चाचा वगैरह इन लोगों ने मिलकर ही तो बाबर को बुलाया था कि भाई आओ, इस पर जो है इब्राहिम लोदी को लूटो, और लूट के जो है, अब अच्छा इन सबके मन में था कि जो लोग शासक आते हैं लूट लुटा के चले जाते हैं, अब राज्य फिर जो है हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर जो अस्थिरता थी वहां से, जहां से आया था, और वहां इसने सोचा भारत एक अच्छी जगह, और यहीं पर इसने अपना शासन जमा दिया। ठीक है, और ये तैमूर लंग और जो है उसका शासक था, आप लोग जानते हैं, एक और वंश है चंगेज। ठीक है, तो उनके वंशज था ये। तो बाबर, ध्यान रखना है, बाबर ने ही 1526 ईस्वी में जो है मुगल वंश की स्थापना की थी, 13 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में जो लड़ा गया था? तो सबसे पहले पूछा जाता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और बाबर ने तुगलका नामक पद्धति का यूज किया था, जिसमें तोपें बारूदें थीं और भारत के पास नहीं था ऐसा सिस्टम। ठीक है, बाबर क्या, भारत को तो है ही नहीं, क्योंकि भारत का तो कोई था ही नहीं। इब्राहिम लोदी वो खुद जो है विदेशी था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1492 गोभी मरुस्थल, तो हमने बताया था ना पीछे क्वेश्चन में, हमने कहा गोभी अगर आ जाए तो समझ लेना गोभी खाने वाली नहीं है, मरुस्थल भी होता है। गोभी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है। उनमें से एक चीन है, दूसरी क्या है? तो दूसरी है मंगोलिया। ठीक है, मंगोल और चीन के बीच में ही तो है, मंगोल से ही तो आए थे। तो 2-3 जो है मंगोलों का आक्रमण। ठीक है, तो आपने पढ़ा है मंगोलों का आक्रमण। तो गोभी मरुस्थल जो है 2 देशों के बीच में, चीन और किसके? मंगोलों के बीच में है। तो चीन के पास वाला ही क्षेत्र मंगोल है, तो इसी के बीच में गोभी मरुस्थल है, ध्यान रखना, गोभी मरुस्थल। ठीक है भैया,
और बता दें, जो आटाकामा मरुस्थल है वो उत्तरी चिली में है, तो उत्तरी चिली में है, तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में, ध्यान रखना है। और सहारा मरुस्थल अफ्रीका का है, और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। ठीक, ध्यान रख लोगे, बिल्कुल ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1494 कहा गया है 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंगदैर्घ्य 20 हर्ट्ज है, समय अंतराल ज्ञात कीजिए। तो जो है समय अंतराल कैसे होता है? टी बराबर होता है 1/f। इसमें इसकी जरूरत नहीं है, टी बराबर होता है 1/f, यानी कि 1/f मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी भी हो, तो 1/20 कर देंगे, इसकी जरूरत है नहीं, तो 1/20, यानी कि जब एक को 20 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 0.05 सेकंड। बस ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना होगा। टी बराबर 1/f आपने पढ़ा होगा, आवर्ती इक्वल टू 1/, आवर्ती होती है, आपने ये पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भाई कह रहा था कि करंट अफेयर का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लो, लेकिन भाई ये तो पुराना क्वेश्चन है, उसको क्या कर ले, जो नया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको अलग से 5 या क्वेश्चन उसको कराना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो, तो कहा जा रहा है डैश स्क्लेड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रक्रिया करता है। कह रहे हैं स्क्लेड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ कौन प्रतिक्रिया करता है? प्रबलता है। बुझा हुआ चूना बनाने के लिए, अगर हम सिंपल लैंग्वेज करते हैं, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए कौन प्रबलता से अभिक्रिया करता है? अगर आपने पीछे वाले लेक्चर देखे हमारे, तो पक्का इसको कर दोगे। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, और इसको स्क्लेड लाइम कहते हैं। स्क्लेड लाइम किसको? बुझे हुए चूने को। अगर CaO के साथ में H2O बना दो, लगा दोगे, मतलब पानी मिला दोगे, जो बिना बुझा चूना आता है दुकानों से, जब आप लाते होंगे उसको पानी में डालते होंगे, देखते होंगे कितनी ऊष्मा निकलती है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले समझ लो उसका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये भी ध्यान रखना। तो CaO प्लस H2O ये बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये भी नाम देख लीजिए, आ चुका है स्क्लेड लाइम, और ये इसको कहते हैं CaO को क्विक लाइम। क्या कहते हैं इसको? क्विक लाइम, और इसको कहते हैं स्क्लेड लाइम। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ में माध्यम में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेशों की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। I बराबर होता है Q/T, और Q बराबर हो जाएगा IT। तो ध्यान रखना, आपको क्या क्या दिया गया है? I दिया गया है 0.8 एम्पियर, तो हम लोग जब इसमें 0.8 रखेंगे यहाँ पर, और गुणा करेंगे कितने? 5 मिनट। और मिनट जो है मिनट में नहीं, समय जो है मिनट में नहीं लिया जाता है, सेकंड में लिया जाता है। तो सेकंड में कैसे लेंगे? तो 5 मिनट के सेकंड बना लो भाई। 5 मिनट के सेकंड कैसे बनाओगे भाई? 5 × 60, तो हो जाएगा 300। जब यहाँ 300 रख दोगे तो हो जाएगा 8 × 3 = 24, मतलब 240। 8 × 3 = 24, और ये 2 जीरो थे तो 2 जीरो लगा दी, लेकिन एक को दशमलव लगाना है, तो 240 हमारा कूलाम आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है, तो 240 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर गुणा ना समझ में आई हो तो अपने अलग से लिख लेना, 0.8 × 300 में होगी। ठीक है, पक्का, किसी कोई समस्या होने वाली यही है। आप चाहना तो फिर अगर ना समझ में आए तो बता देना, क्योंकि इतना बड़ा सवाल था ही नहीं। Q और IT लगा देना। आप ध्यान ना, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, ये वहीं से निकला, I बराबर Q/T से निकला है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का सेकंड, इसीलिए 5 मिनट को सेकंड में बदला गया है। और Q बराबर कूलाम होता है, 240 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर की किसकी SI मात्रक है? तो ओम मीटर SI मात्रक किसका है? तो ये प्रतिरोधकता का है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रतिरोधकता का है SI मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? यानी कि कौन से राजाओं में से किसने जो है तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर निर्माण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, चोल राजा जो थे उन लोगों ने ही तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ध्यान रखना है आप इसको। ठीक है, और जो राज हैं, चोल वंश के महानतम राजा थे, और राज को ही राजेश्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और विजय जो है, विजयालय को चोल वंश का संस्थापक कहते हैं। जो विजयालय नाम के व्यक्ति थे, उनको चोल वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से कर दे रहे हैं, तो 1500, और ये करना नहीं है क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, हम रात में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये 1 बज चुका है रात का। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किसी तत्व का विद्युत विन्यास
यानी कि विद्युत बिना 2 8 5 है, तो 2 8 10 और 5 15, मतलब ये कौन है, ये सल्फर है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, यही 15 ही हो जाएगी। अगर इसका पूछ दें परमाणु भार, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, 15 दूनी, मतलब 15 दूनी 30 नहीं करना, हमें याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा, ये 30 होता है, 30 दशमलव करके है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू हम 30 मान चलते हैं, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान संख्या तो 15 ही रहेगी, लेकिन परमाणु भार होता तो फिर 30 हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये तो हमारा करंट अफेयर हो रहा, तो ये तो डिस्कस करेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है उसको डिस्कस करते हैं। चलो, न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। कहा जा रहा है 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा विभव ऊर्जा की गणना करें जो इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया गया है और जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड लेना है। यानी कि आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है यम कितना 20 किलोग्राम, और एच यानी कि एच कितना है 10 मीटर, और जी कितना है 10 मीटर। बस आपको वही एम जी एच लगा देना है, जो ऊर्जा का फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा, उसी को विभव ऊर्जा के तरीके से प्रयोग करेंगे, एम जी एच लगा देंगे। जब आप एम जी एच लगाओगे तो इसमें से कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 20 × 10 × 10 ये आपके 2000 के समथिंग आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3000 है, तो यहाँ पर कहीं मिस्टेक है। यहाँ तो 20 की जगह आप 30 करो, तो इसमें से ऑप्शन कोई आपका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 3000 जूल आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जो होता है एम जी एच लगाए हैं, यानी कि 20 × 10 × 10। अगर यहाँ पर 20 की जगह 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30 × 30 × 30, और 3000 जूल आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगला है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो भाई मंत्री जो परिषद है सामूहिक रूप से अगर बात करोगे तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के, है ना। लोकसभा के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये क्वेश्चन काफी आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अगर पूछेंगे कि भाई एक मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है, क्योंकि संसद में 3 लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसको तब कहते हैं संसद, ठीक है। और ध्यान रखना है ये सभी आप लोगों को। और लोकसभा जो है सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि लोकसभा किसको रिप्रेजेंटेट करती है, लोकसभा, क्योंकि चुने हुए जनता के जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। तो लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। ध्यान रखना किसके पास, लोकसभा सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और सरल जो है एक ट्रिक है, सरल को ध्यान रखो, सरल से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो 79 80 81, मतलब अनुच्छेद 79 में आपको संसद है और 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मलयाद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था, तो ये था जो है श्री कृष्णदेव राय, ठीक है। श्री कृष्णदेव राय अमुक्त मलयाद पर जो मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था, ठीक है, श्री कृष्ण राय, तो इनका ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जो संस्कृत भाषा में कृष्णदेव राय ने जो जामती कल्याणम पुस्तक की रचना की थी कृष्णदेव राय ने, ठीक है। और पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। तो तेनाली रामकृष्ण का नाम भी आपने सुना होगा, तो उसी की रचना की थी इसकी, ठीक है। चलिए कालिदास हैं उनको सर्वश्रेष्ठ, जो आप जानते हो इनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आज आपका जीव विज्ञान से, तो देखो पूछा जा रहा है, ये पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहे हैं रिपीटेड पढ़ो, क्योंकि आधे से ज़्यादा रिपीटेड भी पूछा जाएगा। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडज। ध्यान रखना है, सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी। तो गतिशील ऊर्जा के लिए आप क्या लगाते हो भाई, बताओ, गतिशील ऊर्जा कैसे निकलता, हाफ mv² लगाते हो, तो हाफ mv², चलो लगाते हैं हाफ mv²। तो देखो हम लोगों को गतिशील ऊर्जा बतानी, यानी कि के बराबर बताना हाफ mv², काइनेटिक हाफ mv²। तो हाफ तो ऐसे रहेगा, यम का मान कितना है 20 किलोग्राम, तो ये 20 लिख लेते हैं, और वी का मान कितना 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड 10 का वर्ग लिख लो 100, तो 2 से 2 काट दो, 100 × 10, 100 × 10 कितना हो जाएगा 1000, और ऊर्जा किस में होती है, जूल में, तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 जूल, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो तो करंट अफेयर का है पुराना। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है।
तो ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये क्वेश्चन अगर आपको आता हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा जो है थोड़ा इस पर डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है। यानी कि जो है चिंपैंजी है या चीनी स्कूली लड़के जैसा है, तो चीनी स्कूली लड़के तो ये चीज़ हमें आइडिया नहीं है तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसने है, एक क्वेश्चन जरूर बता सकते हैं कि विकासवादी सिद्धांत जो है डार्विन ने कहा है, तो डार्विन को विकासवादी सिद्धांत का जनक कहते हैं, यानी कि ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश 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 ऊतक ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है, तो ध्यान रखना है वाहिकाएं जो हैं ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। कौन, वाहिकाएं जो है ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। और जो हमारा रक्त है वो भी एक प्रकार का ऊतक है, लेकिन कैसा ऊतक है, वो संयोजी ऊतक है। और जो तरल ऊतक होते हैं उनको हम लोग, हमारा जो रक्त है उसको हम लोग तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। और बता दें जो तरल संयोजी ऊतक में एक मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, कौन सी, मास्ट ये कोशिका पाई जाती है। और मास्ट में क्या होता है कि हिपेरिन नामक पदार्थ निकलता है जो हमारे खून को अंदर नहीं जमने देता है। आप देखा होगा जब हमारा कट लगता है शरीर में तो हमारा जो कट है 1 2 3 4 मिनट में पूरा वो कवर कर लेता है, एक लेयर बना देता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो शरीर की नसों में हमारे खून को जमने नहीं देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और विटामिन के हमारे रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बोलन दर्रा किस देश में स्थित है, तो बोलन दर्रा आपको बताना है किस देश में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ, पाकिस्तान में बोलन दर्रा स्थित है, ये भी आप बताना। और नाथुला दर्रा कहाँ है, ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में पूछ लेंगे तो आप सिक्किम बताना नाथुला दर्रा को, ठीक है। एक होता है जोजिला दर्रा, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। कुछ दर्रे थे इंपॉर्टेंट वो हमने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो ध्यान रखना ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड और एक होता है ग्रीफीन। तो ग्रीफीन भी है लेकिन ये कोयला नहीं है, ठीक है, ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, कोयला ही है, ठीक है। तो ध्यान कार्बन ही है। तो निम्नलिखित में कौन से अपर रूप है, ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड और और ये एक है ग्रीफीन। तो ये कार्बन के 4 अपर रूप है। कार्बन के कितने अपर रूप हैं, 4, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जिसमें से डायमंड से बहुत क्वेश्चन बनता है। डायमंड की संरचना अगर आपसे पूछ ले तो ये चतुष्फली होती है। डायमंड की संरचना कैसी होती है, चतुष्फली होता है और सबसे ठोस पदार्थ, सबसे मजबूत पदार्थ यही है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं भाई, होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी ढीले आवंधित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है परमाणु, प्रोटीन और न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है सीधे विद्युत चालकता का। तो इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से पाए जाएंगे उसी प्रकार से उसमें क्या होगी, बहेगी जो है ऊर्जा, ठीक है, मतलब करंट ठीक है, करंट बहेगी उसी हिसाब से, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं है इसमें। और ध्यान रखना है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, आप सभी लोगों को पता है। और जो धातुएं हैं हमारे जो आवर्त सारणी है उसमें बाईं ओर पाई जाती हैं। जितनी जो सबसे इधर वाली धातु है बाईं ओर, उसका सबसे ज़्यादा धातु है, धातु जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बाईं ओर धातु पढ़ने, बीच में उपधातु पाई जाती हैं और दाईं ओर अधातु पाई जाती हैं, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगले दोनों क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, तो इसको तो हटा ही देते हैं। हाँ आ जाइए, 1518 पूछा जा रहा है रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना है जो ये रुकुरा है मध्यम सिंचाई बांध परियोजना, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका नाम हो जाएगा उड़ीसा। कहीं पर है बी, तो बी आंसर सही होगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और 1-2 योजना और हैं उनको भी आप ध्यान रख लें तो अच्छी ही बात होगी। जैसे हम आपको बता देते हैं, आप लिख लेना अपने। एक है भीमा परियोजना, तो भीमा परियोजना महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है भीमा परियोजना। एक है पनामा प्रोजेक्ट, तो पनामा प्रोजेक्ट गुजरात में है। और एक है नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट, तो ये आंध्र प्रदेश में। एक इडुक्कू परियोजना है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, इडुक्कू परियोजना है, लिख देते हैं इडुक्की है, ठीक है। इडुक्की परियोजना कहाँ है, तो ये केरल में है इडुक्की परियोजना, ठीक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान बताइए। तो वजन बराबर क्या होता है भाई, W बराबर होता है mg। तो यहाँ W का मान आपको पता है, W का मान आपको पता है कितना है, 200 न्यूटन। तो W को यहाँ 200 लिख देते हैं और m हमको बताना है और g हमको दिया गया है 10, तो 10 से 10 काट देंगे तो m बराबर सीधे आ जाएगा 20 किलोग्राम।
और ध्यान रखना 20 किलोग्राम लगाएंगे, ना पास्कल लगा देना ना न्यूटन लगा देना, ठीक है। तो 20 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। और बस इस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। 20 नंबर तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमने जल्दी खींच दिया, थोड़ा सा आपका भी फायदा है कि आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ और क्वेश्चन भी हमने जल्दी जल्दी बता दिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ी ज़्यादा रात हो गई थी, मुझे सुबह कोचिंग भी अटेंड करनी होती है, ठीक है। 6 बजे से क्लास भी है, तो आज 1 बज चुका है। तो हम लोग आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ज़रूर शेयर करके जाना है, सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है।